आपके पीछे भक्तों की टोली लगी रहती थी, है ना। तो उस समय कुछ तकलीफ सी हुई, कुछ दर्द हुआ यार, ये पूरा देश के लोग, लेकिन आपको क्या तकलीफ होगी, आप तो जेएनयू वाले हैं। तो आपकी ये उम्मीद कितनी ज़्यादा नहीं, आप भक्तों से अकल की उम्मीद कर रही हैं आप कि भक्तों पे भी अकल होगी। तो नहीं, एक्चुअली शुरुआत के टाइम में इतना पता नहीं था, इसलिए वो बेचारे नहीं ले पाते। अच्छा, कुछ दुख नहीं होता कि एक पूर्वोत्तर राज्य के जितने लोग हैं, आप भी पूर्वोत्तर राज्य से आती हैं, लड़कियों को चंकी कहना, उनके शरीर पे से टिप्पणी करना, ये दुख देता था कभी आपको? ये आज़ादी से कुछ जेएनयू को कुछ ज़्यादा कनेक्शन है ना। वो लोग बीजेपी के सब लोग कहते हैं कि आप आज़ादी के नाम पे टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, तो आपने तो हाथ पे गुदवा लिया बेवकूफ़ आज़ादी, है ना। ये तो कमाल हो गया, आज़ादी वहाँ तो डबली बस्ती थी, आपके हाथ पे गुदा हुआ है बेवकूफ़। लोग कहते हैं कि ये जो जेएनयू वाले आज़ादी कहते हैं, ये देश के टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं आज़ादी, वो ढपली बज रही थी कन्हैया की, तो आप भी ढपली वालों के गैंग में थी नहीं, मैं एक्चुअली उस दिन मौजूद थी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आपने नाम कैसे, अपना ओरिजिनल नाम छोड़ के ये नाम कैसे रखा? ये चोजन नेम है मेरा। सरकार आप जैसे लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है, जो यूट्यूबर है ये मान रही है सरकार की, इस जो सरकार को बहुमत नहीं मिला उसकी वजह आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कबाड़ा कर आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। ये मतलब इमरजेंसी का भी बाप है, क्योंकि किसी की अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब पे कुछ सुनाई नहीं पड़ता था, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, मतलब हम लोग जैसे आपने कोई भी, तो बल्कि ये जिन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे चला रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमान भाई जब तक नहीं है, ये भाईचारा नहीं है, इन सारे यूट्यूबर्स ने ये चला रखा है। उन लोगों ने चला रखा तो नहीं, नफरत की दीवार और मुसलमान बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो पता चल जाएगा देश को कौन तोड़ना चाह रहा है। एक फेक किसका नैरेटिव है। एग्जैक्टली, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग ओरिजिनली कौन सा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। जेएनयू का नाम सुना हुआ आपने, खुराफाती संस्थान कहती हैं सारे बीजेपी के और सारे भक्त लोग की, बड़े बड़े खुराफाती लोग वहाँ से निकलते हैं। अब पता नहीं खुराफाती होते हैं, टेक्निकल ज़्यादा ना जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो अलग होते ही हैं जेएनयू के। तो आज एक जेएनयू की एक बढ़िया सी एक स्कॉलर मेरे ऑफिस में आई हैं, अभी शक्ल दिखाऊंगा तो आप पहचान जाएंगे। और मेरे को आई तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि इनके मैं वीडियो देखता रहता था। अच्छा, थोड़ा थोड़ा परिचय बताना शुरू करता हूँ। हम लोग छोटे थे, दूरदर्शन आता था, और क्या बढ़िया समाचार आते थे और क्या बढ़िया कमेंट्री होती थी। फिर इन मोहतरमा बता रहा हूँ आपको, इन मोहतरमा ने दूरदर्शन का नाम दूरदर्शन कर दिया और प्रोग्राम देना शुरू किया, तो ऐसी ऐसी मिर्ची लगी कि पूरी दुनिया में इनका नाम डंका बज गया, भारत में और भारत के बाहर दूरदर्शन देखने लगे लोग। और मैंने जब पहली बार देखा तो मैं बिल्कुल भौचक्का होकर मैंने उसको 5 बार सुना। मैंने कहा कोई इंसान इतनी बढ़िया प्रस्तुति कैसे कर सकता है। तो मैं अब ज़्यादा बातें तो इनके मुंह से सुलवाऊंगा। डॉक्टर मैडू साहब मेरे ऑफिस में है। डॉक्टर साहब पहली बार देखा ना दूरदर्शन तो शॉक्ड हो गया मैंने, मुझे लगा कि इतनी बढ़िया भाव भंगमा के साथ ये आइडिया आया कैसे, दूरदर्शन को आपने दुखदर्शन में बदल दिया? क्योंकि उस समय में दुख के दर्शन बहुत ज़्यादा हो भी रहे थे, और मैंने अपने कंटेंट, मैंने अपने वीडियोस, अपना जो सटायर व्यंग्य है उसको बनाना शुरू ही किया था। एक बहुत ही पर्सनल एक जगह से उसकी उत्पत्ति हुई थी। मैं बहुत दुखी थी कोविड के समय में। एक अपना प्रिविलेज होता है हर इंसान का, तो मेरी एक प्रिविलेज, मेरे पास जो प्रिविलेज है मेरा विभिन्न कारणों से, जो भी मेरा प्रिविलेज है, मेरे एजुकेशन की वजह से, माँ बाप की वजह से, अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड की वजह से। बहुत पढ़ी लिखी हो ना आप तो, डॉक्टर है ना। जी, बहुत पढ़ी लिखी का पता नहीं। देखने में नहीं लगता कि आप डॉक्टर टाइप की होगी। डॉक्टर टाइप के लोग जेएनयू के थोड़े वैसे हो जाते ना। नहीं, तो डिग्रियां हैं, पढ़ी लिखी का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, तो उस समय में बहुत ये सारा जो इन्फॉर्मेशन है, सारा जो नॉलेज है, अचानक से मुझको रियलाइज होने लगा था कि मैंने ऐसा तो कुछ बढ़िया बहुत ऐसे जीवन में किया नहीं है कि मैं घर बैठी हूँ, नौकरी है, सैलरी आ रही है, सब मेरे परिवार में स्वस्थ है, किसी को ऐसी मजबूरी नहीं है कि घर से बाहर निकल के काम करने जाना है जिसकी वजह से उनको कोविड कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। सो ऑल ऑफ दिस, ये सारी जब चीज़ें रियलाइज हुई थी तो एक बहुत ही रेज के अंदर का एक सिचुएशन था, बहुत गुस्से का माहौल था मेरे अपने अंदर मानसिक दुनिया में। तो मैंने सोचा इसको बाहर निकालने की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो उस समय मैंने वीडियोस बनाने शुरू किए थे। दुख दर्शन की एंट्री तब हुई जब मेरा एक ऑपरेशन हुआ था और मैं मतलब बेड रिडन थी उस टाइम पे, और मुझे तो वीडियो बनाने की चुल आपको तो पता ही होगी कैसी होती है। आप तो एक दिन नहीं आती, दो दिन नींद नहीं आती, मतलब कुछ अभी बोलना है, और कोई टॉपिक ऐसे होते हैं ना कि हमें लगता है कि ना अब इसमें तो बोलना ही पड़ेगा। नहीं, हम लोगों को तो आसानी ये होती है कि घर पे पत्नी नहीं बोलने देती ना, तो हम यहाँ के बोल लेते हैं। बोलना, पुरुष को बोलना है मतलब तो वीडियो बन जाते हैं।
नहीं वैसे हमारे हमारे चलिए तो ऐसा सिस्टम तो है नहीं, लेकिन एनीवे तो मैं बीमार थी और मुझे था कि मुझे बोलना तो है ही, लेकिन डॉक्टर ने बोला था ज़्यादा कूदिए फांदिएगा मत, आप बेड रेस्ट है तो बेड रेस्ट के तरीके से रहिएगा। तो मुझे ऐसी एक वीडियो ऐसे तरीके से बनाना था कि मैं शांति से वीडियो बनाऊँ, शांति से बात को, और जो पावर है, जो फोर्स है, वो मेरे शब्दों में आना चाहिए इंस्टेड ऑफ मेरे वॉइस में। तो उस वजह से जब मैंने सोचा था उस टाइम में कैसे किया जा सकता है, तो मुझे पहले दूरदर्शन याद आया था। और मैं बचपन में बहुत मुझे मन था कि मैं न्यूज़ रीडर बनूंगी, पत्रकार नहीं है, पत्रकार और न्यूज़ रीडर में डिफरेंस होता है। तो मुझे पत्रकार नहीं बनना था, मुझे न्यूज़ रीडर बनना था। और मैं केंद्रीय विद्यालय की पढ़ी हूँ और हमारी मॉर्निंग असेंबलीज में न्यूज़ पढ़ी जाती थी, न्यूज़ बताई जाती थी, हेडलाइंस ऑफ द डे और न्यूज़ ऑफ द डे, वो मुझे हमेशा पढ़ने को मिलता था और मैं बिना देखे पढ़ती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो काम। तो मैं कहा ये चलो ये कर लेते हैं। तो मैंने शुरुआत में बस इसी वजह से, क्योंकि आसान था मेरे लिए बैठ के करना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, कैमरे में देखो, बोलो जो आपका न्यूज़ है, जो आपने लिखा है, जो अपने व्यंग्य की जिस तरह से स्ट्रक्चर आपने किया है उसको बताइए, उसको लिखिए, बस काफ़ी था। और एडिटिंग में भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं बोलती जा रही हूँ धारा प्रवाह, और बस उसमें साइड में फोटोग्राफ्स लगाने थे, बस काम खत्म। तो आसानी की वजह से दूरदर्शन की शुरुआत हुई और एक मेरे ऑपरेशन की वजह से शुरुआत हुई। और इनफैक्ट फिर उसको इतना पसंद किया लोगों ने, मुझे आज भी याद है सितंबर मैंने डाला था, सितंबर 10 तारीख को 2022 में पहला दूरदर्शन जो फेमस हुआ। उससे पहले 2 एपिसोड आ चुके थे, बट देन उसमें उतना ज़्यादा अट्रैक्शन मुझको मिला नहीं था। पर जब हुआ देन इट वाज बिकेम सो बिग। फिर आपने भी देखा। कौन सा था वो जो बहुत हिट हुआ, याद है आपको? पहला वाला मुझे लगता है कि ये जो सबसे ज्यादा हिट हुआ आप बता रही, तीसरा सितंबर में जो आया था। हाँ, जो सितंबर में आया था, वो जिस हफ्ते क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी। अच्छा, तो उसमें मैंने इस तरीके से लिखा था कि मतलब भारत कर्तव्य पथ भी बना था उस टाइम पे, जो हम लोगों का चेंज किया था नाम, चेंज हुआ था नाम। मैं कहा चेंज होने की वजह से जो एक औपनिवेशिक हिस्ट्री से, औपनिवेशिक इतिहास से भारत को जो आज़ादी मिली है, उसका सदमा क्वीन एलिजाबेथ बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए वो चल बसी। तो इस तरीके का ये पहली ही लाइन मुझे लग रहा था कि लोगों एक सेकंड में आपको रोकता हूँ, पहले मैं दर्शकों को कुछ थोड़ा पार्ट दिखा देता हूँ। तो आप जरा देखिए, ये जो दूरदर्शन है, ये इसका पार्ट दिखाते हैं पहले और फिर दोबारा आएंगे डॉक्टर मेघसा के पास। पेश है सप्ताह के मुख्य समाचार। ब्रिटेन के महारानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पदेन प्रमुख क्वीन एलिजाबेथ II का पिछले हफ्ते निधन हो गया। बताया जा रहा है कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने से हुए भारत के औपनिवेशिक इतिहास की समाप्ति का सदमा एलिजाबेथ बर्दाश्त नहीं कर पाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में महारानी से उनके पुराने संबंध याद किए और बताया कैसे उनकी दी हुई चाय पत्ती के पैकेट से उन्होंने अपनी टपरी का उद्घाटन किया था। महारानी 96 वर्ष की थी। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे विपक्ष के आला नेता राहुल गांधी से कल ट्विटर के 2 रुपीज पीपल उनकी 41,000 की बुशर्ट को लेकर काफी नाराज रहे। उनका कहना था कि अगर श्री गांधी ने बर्बरी की बुशर्ट पहनने की बजाय सोने के धागों से जरी करवाकर राहुल राजीव गांधी लिखी मेड इन इंडिया बुशर्ट पहनी होती तो भारत विश्व भुखमरी सूचकांक में 116 देशों में 101वें स्थान पर नहीं आता। एक भव्य समारोह में कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजधानी नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा परिसर का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर पद्मश्री कंगना रनावत द्वारा देश को दिए गए इतिहास के पाठ के लिए उन्हें यूनेस्को द्वारा बेस्ट हिस्टोरियन का रोमिला थापर पुरस्कार दिया जा रहा है। पुरस्कार का नाम रोमिला की जगह रामीला न होने से न खुश पद्मश्री रनावत ने यूनेस्को पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है और कहा है कि चूंकि अब विश्व में वो अकेली क्वीन है, कोहिनूर से नीचे नहीं मानेंगी। केरल के पत्रकार सिद्दीक कपन को कल 711 दिन के कारावास के बाद बेल पर रिहा किया गया। सूत्रों के अनुसार अमित शाह के पूर्व वकील न्यायाधीश यू ललित के इस फैसले को सुनकर न्याय की देवी ने अपने आंखों की पट्टी उतारकर निश्चित किया कि वह अभी भी भारत की अदालत में ही है या नहीं। मौके का फायदा उठाकर उमर खालिद ने उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की पर नाकाम रहे। गौरतलब है कि खालिद ने अब तक ना कोई माफीनामा लिखा है और ना ही वे ओजी प्रिजनर ऑफ अंडमान की तरह बुलबुल एयरलाइंस के सीएओ अर्थात चीफ अपॉलॉजी ऑफिसर है। अतः उनकी रिहाई में देरी की संभावना बताई जा रही है। अंत में एक जरूरी सूचना। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बाढ़ के दौरान उनके एमपी तेजस्वी सूर्या लापता हैं। सूर्या की उम्र 31 साल, रंग गेहुआ, कद 5 फुट 9 इंच है। आखिरी बार सूर्या को दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल के घर पर आक्रमण करते नहीं देखा गया।
सूचना मिलने पर संपर्क करें। तो डॉक्टर साहब ये वाला पार्ट हमने दर्शकों को दिखाया और निश्चित रूप से दूरदर्शन के वो लोग फैन हो गए, मगर इसके बाद फिर आपने लगातार शुरुआत कर दी। हाँ, इसके बाद उस समय भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही थी। शुरू ही हुआ था और उस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी थी। इनफैक्ट 2-3 दिन बीत भी चुके थे उसके, और मीडिया में कहीं उसका मतलब जो हम लोगों की सो कॉल्ड ट्रेडिशनल लेगेसी मीडिया है, वहाँ आप कहीं नहीं देख रहे थे कि इतनी बड़ी एक यात्रा चल रही है, अपोजिशन का इतना बड़ा लीडर एक शुरुआत कर रहा है। और मुझे लगता है कि उसी शायद भारत जोड़ो यात्रा से जो भी राहुल गांधी के एक पर्सनालिटी में चेंज परसीव करना लोगों ने शुरू किया, वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट यात्रा थी। और मुझे लगा था कि इसको मिस नहीं करना चाहिए, एज समबडी, एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑल्सो एज अ व्यूअर ऑफ एंटरटेनमेंट, एज अ व्यूअर ऑफ मीडिया, एज समबडी जो कंज्यूम करता है मीडिया को, तो हमको नहीं इसको मिस करना चाहिए। तो दूसरा वीडियो मेरा दूरदर्शन का था, वो दूरदर्शन में वेदर रिपोर्ट की तरह था कि ये वेदर रिपोर्ट है। उसमें मैंने कहा था कि दक्षिण के तटीय इलाकों से एक आंधी, क्षमा कीजिएगा, गांधी नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ निकल पड़ा है। तो उसमें वो मेरी पहली लाइन थी। तो ये सेकंड, उसी बात से मैंने दूरदर्शन भी मेंटेन रखा। फिर एक दूसरा एक अलग अलग मेरे कैरेक्टर्स आते गए, क्योंकि एक बार ऐसे क्रिएटिविटी का वो चल पड़ता है ना, फिर उसके बाद फिर मन नहीं करता रुकने का, और फिर लगता रहता है कि जितने ज़्यादा लोगों को जितनी जल्दी जल्दी बातें बताई जा सके उतना मैं बता सकूं। तो आपने दूरदर्शन जो शुरू किया तो वो सुख तो बहुत सारे लोगों को ले गया, लेकिन दुख भी बहुत लोगों को दे गया। तो जो दुखी थे उन्होंने आपको काफ़ी ट्रोल करना शुरू किया। मैं देख रहा था कि आपके पीछे भक्तों की टोली लगी रहती थी, है ना? तो उस समय कुछ तकलीफ सी हुई, कुछ दर्द हुआ यार, ये पूरा देश के लोग, लेकिन आपको क्या तकलीफ होगी? आप तो जेएनयू वाले हैं, आप तो तकलीफ देना जानते हैं, देने वाले ने। जी, एक्चुअली बिल्कुल सही बात है, मुझे तकलीफ बिल्कुल भी नहीं होती। इनफैक्ट कभी कभी जो जब ट्रोल्स लिखते हैं ना, तो उससे मुझे हंसी भी तो बहुत आती है, क्योंकि उनके कोई ट्रोलिंग में कोई इमेजिनेशन नहीं होता, कोई मतलब जैसे आप अगर कभी, हम लोग यूपी में रहने वाले हैं, या फिर हम लोग को हमारे यहाँ यूपी में तो गालियां भी अगर दी जाए तो उसमें एक क्रिएटिविटी होती है, उस गाली में भी क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएटिविटीज में आप मुझे इंसल्ट करोगे, उसमें क्रिएटिविटी भी नहीं होगी तो मजा नहीं आता, मुझे खासकर ज्यादा नहीं मजा आता। गाली भी दो तो तमीज के हाँ, साथ तमीज के साथ, और बढ़िया से एकदम कोई मतलब सुन के लगे कि अरे वाह गाली दी बच्चा, तो अच्छा है। आपकी ये उम्मीद कितनी ज्यादा नहीं, आप भक्तों से अकल की उम्मीद कर रही हैं आप, कि भक्तों पे भी अकल होगी। तो नहीं, एक्चुअली शुरुआत के टाइम पे इतना पता नहीं था ना, क्योंकि आप एक नेचुरल एक एक्सपेक्टेशन करते हो अपने देश के लोगों से कि नहीं कम से कम इतना तो आता ही होगा, इतना तो आप मतलब इंटरनेट है तुम्हारे पास, फोन है, दुनिया की जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती है तुम्हारे हाथ में है, इतनी तो तुम मेहनत करोगे ही, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन खुद के लिए खुद ले सको, इतनी पढ़ाई तो तुम करोगे। इस टाइप का एक वो बेनिफिट ऑफ द डाउट हुआ करता था। तो फिर मैंने देखा कि जब मुझे वो लोग अटैक करते थे, ट्रोल करते थे, तो या तो मेरे फेशियल स्ट्रक्चर को लेकर करते, क्योंकि मैं मोंगोलॉइड देखती हूँ, जो आज यहाँ मतलब ट्रोल की भाषा में जिसको चिंकी बोलते हैं, तो वैसे दिखती हूँ। और थोड़ी सी उस टाइम पे मेरा वजन भी बढ़ा हुआ था, मुंह भी गोल था, तो मोटी भी बोलते थे, या फिर इस तरीके की चीज़ें। तो उनके लिए मतलब तकलीफ की बात ये हो जाती थी कि मुझे अपने शरीर के साथ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं किसी भी तरह से कॉन्शियस नहीं होती। मुझे बचपन से पता है मैं कैसे दिखती हूँ, हाथ आंखें मेरी इस तरीके से, हाँ नाक मेरी चपटी है, हाथ थोड़ा सा वेट बड़ा, आई डोंट केयर। मतलब आप ये सारी बातें पे मुझे अटैक करके कोई कुछ भी नहीं हो, मतलब मेरे से कोई रिएक्शन आप नहीं ले सकते, तो इसीलिए वो बेचारे नहीं ले पाते। अच्छा, कुछ दुख नहीं होता कि एक पूर्वोत्तर राज्य के जितने लोग हैं, आप भी पूर्वोत्तर राज्य से आती हैं, लड़कियों को चंकी कहना, उनके शरीर पे सिर टिप्पणी करना, ये दुख देता था कभी आपको? शुरुआत में बिल्कुल ऑब्वियसली, जब मैं बाहर आई थी, दिल्ली आई थी पढ़ाई करने के लिए अपने, तब तो ऑब्वियसली ये लगता था कि मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग असम में थे, हम लोग तो इस तरीके का एक दूसरे के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं हुआ करता था। बाहर जब मैं आई तो मुझे लगता था कि शायद मेरी कोई गलती है, शायद मैं अगर एक्स्ट्रा कोशिश करूंगी लोगों से दोस्ती करने का तो मेरी शायद गलती, मुझे शायद चिंकी नहीं बोलेंगे या वो नहीं बोलेंगे। मेरे समझ में वो जो एक मानसिकता है, एक रेसिज्म की जो मानसिकता है, नस्ल भेद की जो मानसिकता है, या फिर अपने ही देश के लोगों के दूसरे तरीके के देखने वाले, आज के समय में दूसरे भगवान की पूजा करने वाले लोगों के साथ जिस तरीके का एक डिस्क्रिमिनेशन है, मुझे लगता था कि मेरी गलती है, कि शायद मैं फ्रेंड्स बनने की कोशिश करूंगी तो मुझे ऐसा नहीं बोलेंगे, जबकि ये एक मेंटालिटी है और उसके साथ लड़ाई करनी है, ये मुझे बाद में समझ में आया।
और हाँ, इसमें वही जेएनयू का ही हाथ था। जेएनयू ने ही बताया कि हाँ, ऐसा अगर ऐसा होता है तुम्हारे साथ तो तुम्हारा मिस्टेक नहीं है, तुम्हारी गलती नहीं है, उन लोग। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ बेटर नहीं बनना है कि तुम बेटर हो जाओगे तो वो तुम्हारे साथ ऐसा करना बंद कर देंगे, या तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेट करना बंद कर देंगे, या तुम उनसे इतर कुछ भी बोलोगी तो तुमको गाली देना बंद कर देंगे। तो नहीं है, ये बात मुझे फिर बाद में समझ आई। फिर जेएनयू में मुझे जाके लगा कि समझ हाँ, आई। बिल्कुल मैं कहा ऐसे ही जेएनयू है। थोड़ा खुराफाती। आपने हाथ उठाया, आपके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये हाँ, ये कमला हसीन की पोएम नहीं है आजादी, क्या लिखा है, बेखौफ बेखौफ आजादी। ये आजादी से कुछ जेएनयू को कुछ ज्यादा कनेक्शन है ना? वो लोग बीजेपी के सब लोग कहते हैं कि आप आजादी के नाम पे नहीं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, तो आप भी, आपने तो हाथ पे गुदवा लिया गुदवा बेखौफ लिया। आजादी, है ना? ये तो कमाल हो गया। आजादी वहां तो ढपली बजती थी, आपके हाथ पे गुदा हुआ है बेखौफ। ये कमला हसीन की पोइट्री की बात उसके बाद ही उन्होंने आज़ादी, इनफैक्ट उन्हीं का नारा है, पितृसत्ता से आज़ादी। अलग अलग तरीके के उनकी पोएम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको जिनसे वो महिलाओं में, इट्स अ वेरी कम्प्लीटली नारीवादी पोएम। और उसमें वो है, तो ये मेरे मेड्यूसा के साथ का जो नाम है उसके साथ भी एसोसिएटेड है आज़ादी। वो भी एक, उसका भी एक नोशन है लोगों का मेड्यूसा के बारे में, या जब उनकी कहानी के बारे में, उस नोशन से भी आज़ादी वो चाहती हैं। और मुझे लगता है कि बिना 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 खौफ वाली आज़ादी ही आज़ादी हुई। अगर आप थोड़ा सा भी आपको किसी चीज़ का डर है तो आप आज़ाद तो बिल्कुल नहीं है। अगर मान लो ये मार देगा, वो मार देगा, ये कुछ कह देगा, वो कुछ कह देगा, जेल हो जाएगी, इस तरीके का सोच के आप रखेंगे तो फिर आप आज़ाद कैसे हैं? तो आपको डर नहीं लगता? आप इतना तक कस के बोलती है, भक्त लोग इतना ट्रोल करते हैं, जेल वेल की यात्रा होता है, डर नहीं लगता है इनका? बिल्कुल लगता है, डर बिल्कुल लगता है। लेकिन वही है ना कि डर के बावजूद जो आप काम करें, मुझे लगता है वही तो, दैट इज करेज ना। वही उसी का फिर कोई मतलब भी है। अदरवाइज फिर जो काम आप बिना डरे कर रहे हो उसका तो क्या ही है वो है। लोग कहते हैं कि ये जो जेएनयू वाले आज़ादी कहते हैं, ये देश के टुकड़े टुकड़े गैंग चलाते हैं, आज़ादी। वो ढपली बज रही थी कन्हैया की, तो आप भी ढपली वालों के गैंग में थी यहाँ की? नहीं, मैं एक्चुअली उस दिन मौजूद थी, यूनिवर्सिटी में कैंपस में मौजूद थी। एग्जैक्टली हमारे जो इवेंट हो रहा था उस इवेंट के दौरान नहीं थी, बट मैं हाँ कैंपस में ज़रूर मौजूद थी। और ये सारी सच्चाई हम लोगों को पता है कि इस तरीके की कोई नारेबाजी नहीं हुई थी। और किस तरह से, क्योंकि कन्हैया उस टाइम पे हमारे प्रेसिडेंट थे, और उस समय में जब लड़ाई हुई थी दो गुटों के बीच, तो वो उस लड़ाई को बंद कराने के लिए एज अ प्रेसिडेंट जो अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट प्रेसिडेंट जो उनका काम था, उनकी टीम, उनकी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, अनिर्बान थे, उमर खालिद थे, वो सब लोग कंट्रोल करने गए थे सिचुएशन को। और फिर बेचारा उमर खालिद हमको तो 4 पता साल है, से, हाँ 4 4 साल साल से वो क्या देश है जेल में ये, है। देश Exactly, है ना? बताइए। 4 साल से कुछ अभी नहीं हुआ। मर्डर करके एक गवर्नर के पार्डन के बाद जो एक वापस आए हैं, बाहर आए हैं, वो बाहर आ चुके हैं, वो उनको बेल मिलती है। राम रहीम को बेल जो मिल जाती कॉन्विक्ट है, लिटरल कॉन्विक्ट है, जो कन्विक्टेड, वो जेल में है, उनको वो साल में जितना टाइम जेल में बिताते हैं उससे ज्यादा वो पैरोल में बिताते हैं। एक्चुअली लेकिन वो एक तो खैर student इसलिए, को- वो तो इसलिए बिता देते हैं, चुनाव होते हैं ना, चुनाव में जरूरत पड़ती है उनकी, चुनाव में इसलिए उनकी जरूरत जरूरत पड़ जाती है। हाँ, लेकिन एक स्टूडेंट लीडर 4 साल स्टूडेंट से, लीडर वो 4 साल से है, तो ऑब्वियसली उसकी जो आइडेंटिटी है एज अ मुस्लिम, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि वो अंदर है, इस वजह से अंदर है। तो एनीवे, तो ये सारी चीजें तो हमको पता है। और हमको अच्छा, पता है आपने- वो डॉक्टर्ड वीडियो भी बहुत चला था जो हाँ, सबने चलाया था। हाँ, सबने आज़ादी को जोड़ दिया था। प्रूफ भी हो गया है कि हाँ, वो कि डॉक्टर्ड है। डॉक्टर। उसी के बेसिस पे लोगों ने दिल्ली में दंगे करवा दिए। बड़ा माहिर है इस मामले में, तो भक्त लोग बड़े माहिर हैं कि और कब टुकड़े आप टुकड़े गैंग वाली जो बात थी, इनफैक्ट ये शायद हमारे होम मिनिस्टर ही पार्लियामेंट में कह चुके हैं कि ऐसा ऐसा कोई कोई रिकॉर्ड में नहीं कोई है, रिकॉर्ड हाँ, में नहीं हाँ। है। तो वो कहने के, वो पार्लियामेंट में तो कह देते हैं कि रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बाहर आके बोल देते हैं कि नहीं, दिल्ली से नागपुर तक फिर वो वीडियो बनते रहते हैं। वीडियो बनते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये आपने नाम कैसे, अपना ओरिजिनल नाम छोड़ के ये नाम कैसे रखा? ये नाम चोजन नेम है मेरा। एक तो मेरी माँ लिटरेचर की प्रोफेसर रही हैं। मैं खुद भी बचपन में हम लोग जैसे कॉमिक्स वगैरह होते थे, तो हमारे छोटे छोटे किताबें आती थी जो क्लासिक्स किताब के, हमें लिटरेचर की, इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लासिकल किताबें होती थी, उनके छोटे बच्चों के वर्जन आते थे, तो मैं वो सब पढ़ के बड़ी हुई हूँ। मेरी मम्मी कहानी सुनाया करती थी जब रात में हम लोग सोने के लिए जाते थे, मैं और मेरा भाई, तो वो कहानी सुनाया करती थी। मैकबेथ की प्ले कभी सुना दी, कभी जूलियस सीजर सुना दिया। तो मेरा इंटरेक्शन लिटरेचर के साथ सबसे पहले मेरी माँ के थ्रू हुआ। तो उन्होंने एक बार कहानी सुनाते सुनाते मुझे मेड्यूसा की कहानी सुनाई थी, और ये बताया था कि मेड्यूसा एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर थी। वो एक ग्रीक मैथोलॉजिकल क्रीचर है, और उनके बाल जो हैं, उनके सांप के बाल हुआ करते थे, और मेरे बाल मम्मी बचपन से कटवा
छिपा के रखती थी बॉयकट। तो मुझे बहुत मन करता था कि मेरे बाल हों, और इस वजह, और मुझे उस टाइम पे जब मेड्यूसा की कहानी सुनाई थी तो मुझे लगा था मेरी मेड्यूसा जितने बाल होने चाहिए, एकदम सांप जैसे कर्ली कर्ली खुले रहें। अब बाद में जब कॉलेज में आके मैंने बाल लंबे किए तो लकीली मेरे बाल कर्ली निकले, लेकिन शुरुआत वहाँ से हुई, वो फैसिनेशन मेरा उस कैरेक्टर से कि उसकी जो पावर है, एंड देन उनका उसका पावर ये था कि वो किसी भी कोई भी उनकी आंखों में देख लेता था, स्पेसिफिकली मर्द उसकी आंखों में देख लेता, वो पत्थर बन जाता था, वो मूव नहीं कर पाता। मैं तो आपको देख के बात कर रहा हूँ। तो मुझे उस पावर से बहुत वो था कि इतना, मतलब एज अ महिला, एज ए, ये पता नहीं उस बचपन के छोटे से ब्रेन में क्या किस तरीके का वो अट्रैक्शन था इस तरीके के पावर के प्रति, कि नहीं अगर मैं बोलूं वो सुने सब लोग। तो इस वजह से जैसे न्यूज रीडर का भी वो था कि अगर मैं बोल रही हूँ तो सब शांत होकर सुने। तो एक मुझे लगता है साइकोलॉजिकल वहाँ से सृजन हो गया मेडुसा का। वहाँ से सृजन हुआ था। मुझे कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लगता था, और आज की डेट में एक फेमिनिस्ट रीडिंग भी है उनकी कहानी के प्रति, कि वो किस तरह से सर्वाइवर है और किस तरह से she has used her power for to like cling on to her identity। उनको एक पूरी दुनिया ने एक मॉन्स्टर की आइडेंटिटी दी, बट वो उस मॉन्स्टर की आइडेंटिटी से उभर कर बड़े होकर एक दूसरी आइडेंटिटी की तरफ बढ़ी है, सर्वाइवर की आइडेंटिटी की तरफ। मुझे बहुत अच्छा लगता है वो, वहाँ तो से क्रिएट हो गया chosen। अपना। अच्छा, मैंने आपके दर्शकों को दूरदर्शन दिखाया तो अब मेरे दर्शक डिमांड करने लगेंगे कि भाई दूरदर्शन रेगुलर क्यों नहीं आता हमारे यहाँ पे, तो ये प्रार्थना एडवांस में स्वीकार कर लीजिए। जी बिल्कुल, है ना, कि कम से मुझे कम तो बहुत बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं तो आपका प्रोग्राम तो देखती ही हूँ, और प्लस 4 PM के जैसे आप लोग के मयूर जानी जी हैं, तो उनके साथ भी मेरे कई प्रोग्राम हुए हैं, बहुत अच्छा भी लगता है उनसे बात करके। तो मेरी तो खुशकिस्मती होगी सर कि अगर तो आपका अनाउंस कर दे रहे हैं। तो फिर ये आज हम दर्शकों को अनाउंस कर दे रहे हैं कि परमिशन लेके कि हर हफ्ते डॉक्टर मेडुसा का एक प्रोग्राम दूरदर्शन जो है वो कौन सा दिन रख दे फिर हम लोग, सैटरडे। तो ला लीजिए, कितनी बढ़िया घोषणा हो गई कि अब हर शनिवार को डॉक्टर मेडुसा 4 PM पे दूरदर्शन लेकर आएंगी। तो इनके, मुझे यकीन है कि इनके दूरदर्शन से दुखी और सुखी दोनों लोग होंगे, है ना। लेकिन डॉक्टर मेडुसा आजकल एक आप अच्छा काम कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ 2-3 दिन से, और आपकी इस अभियान की सराहना पूरे देश में हो रही है। सरकार आप जैसे लोगों की आवाज़ बंद करना चाहती है। जो यूट्यूबर है ये मान रही है सरकार की, इस जो सरकार को बहुमत नहीं मिला उसकी वजह आप जैसे लोग हैं जिन्होंने कबाड़ा कर आपका भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें। तो इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया, माहौल खराब कर दिया। वरना सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप और उनका लियाकत तो भगवान जी की आरती करते रहते और भगवान जी को 350 पार पहुंचाते रहते, अगर आप लोग जैसे लोग नहीं होते 400 पार कर देते। तो सरकार एक बिल लाने की प्लानिंग कर रही है, आपने इसका विरोध किया, मैंने देखा कि आपके ट्विटर पे भी और आपका वीडियो भी था। क्या लगता है ये बिल ले आएगी सरकार, यूट्यूबर्स की आवाज़ बंद कर देगी? क्या साजिश है इसके पीछे और क्या कामयाब होना चाहिए हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए? कितना बड़ा खतरा है ये बिल? मुझे तो जो शब्द का आपने इस्तेमाल किया ना, बहुत ही एकदम उपयुक्त और परफेक्ट शब्द है, साजिश। ये डेफिनेटली एक साजिश है, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं, आपका खुद का चैनल सर नंबर 1 पे है 4 PM, और दूसरे अदर चैनल्स भी हैं। अभिशार का भी चैनल है जो टोटल इनके सारे व्यूज़ मिला के एक महीने के आप लोगों के 200 मिलियन से ऊपर व्यूज़ जाते हैं। और आप अगर दूसरे यूट्यूब चैनल्स को कंपेयर करें जो इनके सरकारी यूट्यूब चैनल हैं, या फिर जैसे रूबिका लियाकत जी हुई, या उनके हुए अंजना ओम कश्यप हुई, सुधीर चौधरी हुए, इनके सबके अपने अपने, सुशांत सिन्हा हुए, इनका व्यूज़ है भी नहीं, इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, और कोई किसी तरीके का व्यू नहीं है। और इस बात का मलाल उनको है, और इस बात का मलाल रिकॉर्डेड है, क्योंकि पॉडकास्ट वगैरह में और ये नहीं कि स्मिता प्रकाश तो रो रही थी बैठ के कि वो रो रही थी इन लोगों का इतना ज्यादा व्यू है। और इसका देखिए, राइट विंग वाले जो जयपुर डायलॉग्स है वो 25 नंबर पे है, 27 नंबर पे है, कौन से नंबर पे, बताइए कैसे इतना है। और इनका एक पर्टिकुलर एटीट्यूड भी है ना, कि जैसे जो व्यूअरशिप है, इनको लगता है ऐसे आपके चैनल की है या फिर रवीश के चैनल की जो है, इनके व्यूअरशिप बहुत सब स्टैंडर्ड व्यूअरशिप है, ऐसा इनको लगता है। सो ये इतना एक फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट है ना, कि मतलब हम ही बेटर हैं और ये लोग, ये देखने वाले जो है सब ये घटिया टाइप के लोग हैं। सो एनीवे, सो ऑब्वियसली ये साजिश है, क्योंकि इनको इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक ऑल्टरनेटिव मीडिया खड़ा हो रहा है। आपका चैनल कंपैरिजन में इतने सारे व्यूज अगर इकट्ठा कर पाता है, या फिर मेरा दूरदर्शन कोई अगर मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, 50,000 सब्सक्राइबर्स है, उसमें भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार मार के लोगों ने बंद करा हुआ है। तो छोटे छोटे चैनल लोग देख रहे हैं। मान लीजिए मेरा 50,000 का वो है सब्सक्राइबर्स का चैनल है, मेरे एक वीडियो में 50,000 व्यूज जाते हैं, आपके 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आपकी वीडियो में भी 50,000 जा रहे हैं। तो ऐसा ये कोई कंपैरिजन तो हुआ नहीं ना। सही बात है, मतलब मेरी व्यूअरशिप ज्यादा है, 100% है, आपकी तो और बिल्कुल ही कम है। भक्तों की बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है।
तो ये बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था कि ऑल्टरनेटिव मीडिया लोग देख रहे हैं और ऑल्टरनेटिव मीडिया सच्चाई को प्रेजेंट कर पा रही है, जो और लोग ऑल्टरनेटिव मीडिया पे भरोसा करना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपकी वीडियोस हैं या बिशार की हैं, रवीश के हैं, लोग इस समय में मैंने मतलब इलेक्शन के पहले शुरुआत के 2 महीने इलेक्शन के 2 महीनों में मैंने कई बार मेट्रो में लोगों को देखा है वीडियोस देखते हुए आप लोगों की ऑल्टरनेटिव मीडिया के, और मुझे लग रहा था कि क्या कुछ बदल रहा है, ये समथिंग चेंजिंग। और वाकई में चेंज हुआ, जो हम लोगों को नजर आया, जो हम लोगों ने देखा रिजल्ट्स, इलेक्शन के रिजल्ट्स में, कि मोदी 3.0 से मोदी 240 पे अटक गए। तो इस वजह से इस तरीके का एक बिल, जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल की बात हम लोग कर रहे हैं, उस तरीके का बिल वो ला रहे हैं, और इसमें शब्द में ही है रेगुलेशन। आपको रेगुलेट करना चाह रहे हैं, आप क्या बनाएंगे, आप क्या वीडियो डालेंगे, आप कैसे वीडियो डालेंगे, इस तरीके ये कंटेंट को रेगुलेट करने की एक इतनी घिनौनी साजिश रची जा रही है ना। इसमें अभी तक तो इनफैक्ट हम लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि राइट नाउ जो एक 2023 में बिल का एक कॉपी आई थी, उसमें ये लोग सो कॉल्ड चेंज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने उस दिन राज्यसभा में कहा। उन्होंने कहा पब्लिक डोमेन में है और पब्लिक से चर्चा की जा रही है। 5 मीटिंग्स हो चुके हैं, लेकिन सारे क्लोज डोर मीटिंग्स हुई हैं। उन सभी मीटिंग्स में ना जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ना कंटेंट क्रिएटर जैसे हम लोग हैं, हमारा रिप्रेजेंटेशन है, ना किसी पब्लिक का रिप्रेजेंटेशन है। वो लोग यूट्यूब के सीईओ वगैरह से, मेटा के सीईओ वगैरह से, इंस्टाग्राम वगैरह के सीईओ से बात कर रहे हैं, इंटरमीडियरी से बात कर रहे हैं, जो जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम लोग कंटेंट डालें उनसे बात करें, उनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे रेगुलेट करें। लेकिन हम जो रेगुलेट होंगे, हम में से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां नहीं है। तो हमें प्रॉब्लम ये है कि ऐसी क्या चीज़ है जो हमसे छुपाई जा रही है। दूसरा ये कि जो उन मीटिंग्स में गया है उनसे अंडरटेकिंग साइन करवाई जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है, मैं अपने दिमाग से कहीं निकाल के नहीं कह रही हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स के पास रिपोर्ट की कॉपी, मतलब बिल की ड्राफ्ट की कॉपी आई है। हिंदुस्तान टाइम्स का रिपोर्ट है कि जो लोग गए हैं उनसे अंडरटेकिंग साइन करवाई जा रही है कि वो ये बिल की कॉपी कहीं आगे नहीं भेजेंगे। तो हमसे क्यों, आप एक तरफ चोरी की डर क्या है? किस बात का डर? आप एक तरफ संसद में कह रहे हो पब्लिक डोमेन में है, लेकिन पब्लिक का कोई वहां पे मौजूद नहीं है। आप जिनसे बात कर रहे हो वो दूसरे तरीके के स्टेक होल्डर्स हैं। हम जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं वो वहां पे नहीं है, और दूसरे स्टेक होल्डर्स है विच इज योर व्यूअर। हम लोग क्रिएटर हैं, बट हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी कोई रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं है। तो आप एग्जैक्टली छुपाना क्या चाहते हो? इसीलिए ये साजिश जो हो रही है ना, ये काफ़ी भयंकर और बहुत डराने वाली साजिश है। क्योंकि जिस तरह से कृषि कानून पास किए गए थे, हम लोग ने देश में सबने देखा किसी तरीके का, आप बोलते रहते हो कि कृषकों से हम लोगों ने, फार्मर से हम लोगों ने कंसल्टेशन किया, लेकिन फार्मर्स आके खुद बोल रहे हैं कि नहीं भैया हमारे किससे कंसल्टेशन किया, बताओ किससे कंसल्टेशन किया, फिर नहीं किया। जिस तरह से कृषि कानून पास हुए, एकदम सुमड़ी में आपने जैसे तैसे करके आधी संसद को सस्पेंड करके, या फिर जो भी है, आपने मनी बिल लाके उसको पास कर दिया, राज्यसभा में जाने तक की जरूरत नहीं पड़ी। तो अभी फिलहाल राज्यसभा में कोई बहुमत नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है कि ये ब्रॉडकास्ट बिल को मनी बिल तरह से इंट्रोड्यूस करके सिर्फ लोकसभा में पास नहीं करवाएंगे? उससे आपने डेमोक्रेटिक अधिकार जो है हमारा एज लोगों का, कि किसी भी बिल को, कोई भी बिल संसद में डिस्कस हो, उससे आपने हमको, वो भी आपने हमारा छीन लिया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और प्राइवेसी की बात तो छोड़ ही देते हैं, लेकिन जो डेमोक्रेटिक अधिकार है वो भी आप छीन रहे हैं ना। इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस बिल। इट इज गोइंग टू सेंसरशिप का बाप मान लीजिए। ये मतलब इमरजेंसी का भी बाप है, क्योंकि किसी की अभिव्यक्ति की आजादी खत्म हो जाएगी। यूट्यूब पे कुछ सुनाई नहीं पड़ता, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। मतलब क्योंकि हम लोग जैसे आपने कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आपने कोई वीडियो बनाया, कोई भी पॉलिसी आई उसके खिलाफ आपने बनाया कि ये गलत है, तुरंत आपका किसी ने कोई ना कोई कंप्लेंट कर देगा। और क्योंकि ये चीज बिल में जो 2023 का बिल है, उसमें भी ये मेंशन था ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर का, कि कोई ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, अब जैसे मान लीजिए आपका चैनल है, आपकी टीम है, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे तो एक सिंगल मैं ही एडिट करती हूँ, मैं ही शूट करती हूँ, मैं ही स्क्रिप्ट लिखती हूँ, सब कुछ। मुझे भी एक ऑफिसर रखना पड़ेगा, चाहे भले ही वो मैं खुद ही क्यों ना हूँ। फिर अगर कोई कंप्लेंट करेगा मेरे चैनल के अगेंस्ट या मेरे उसके अगेंस्ट, और मैंने उसकी, ऑब्वियसली अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो वो ग्रज के मारे ही करेगा। अगर मैंने उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व की तो वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जो जिस कमेटी में जाएगा वो भी जरूरी नहीं है कि वो रिकमेंडेशन देगी कि नहीं इनका कंटेंट कोई गड़बड़ नहीं है, तो सरकार मान ही लेगी। तो बेसिकली आप सिंगल हर एक वीडियो पर अगर आप नजर रखेंगे इस तरीके से कि कोई आपके खिलाफ कुछ बोल न दे, तो ये किस तरीके के, तो वही है ना, जैसे आपने निर्वाचन आयोग में कर दिया कि जितने चुनाव आयुक्त होंगे वो सब आपके अधीन होंगे,
है ना, जितनी सतर्कता आयोग में है कि जो होगा वो आपकी सरकार के अधीन होगा। सरकार चाहती है कि यूट्यूबर भी जितने हों वो उनकी अभिव्यक्ति की आज़ादी खत्म कर दी जाए, उनको बोलने से रोक दिया जाए कि बोलो तो केवल ये बोलो कि हमारे भगवान जी जो हैं वो बायोलॉजिकल नहीं है, बायोलॉजिकल है। और इनफैक्ट आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले सुशांत सिन्हा एक आई डोंट नो कौन से चैनल में वो है पाठशाला चलाते हैं, वो ब्लैक बोर्ड लेके, हम लोग हमारे सर्कल में मजाक मजाक में उनको ब्लैक बोर्ड सिन्हा बोलते हैं। तो उन्होंने एक प्रोग्राम किया था, उनका एक वो है पॉडकास्ट जैसा कुछ एक है, उसमें एक आए थे अशोक श्रीवास्तव और एक आए थे प्रखर श्रीवास्तव। उनकी पिटाई भी हो गई थी अशोक श्रीवास्तव की, दूरदर्शन में है वो। हाँ, वो कुछ बोल रहे थे तो वहाँ लोगों ने लाइव पिटाई भी कर दी थी। तो अशोक श्रीवास्तव का उनको लास्ट में उन्होंने बहुत दुख बनाया इस चीज का कि जो अल्टरनेटिव मीडिया है उन्होंने बहुत फेक नैरेटिव करने की शुरुआत करने की कोशिश की, जैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा ये एक फेक नैरेटिव था अकॉर्डिंग टू देम, या फिर संविधान बदल जाएगा ये एक फेक नैरेटिव था अकॉर्डिंग टू देम। वो एक बार बार भूल जाते हैं कि संविधान बदलने वाली बात बीजेपी वाले ही लोग कर रहे थे। और फेक नैरेटिव कहाँ से फेक नैरेटिव, जब तुम्हारे ही लोग बोल रहे हैं बार-बार, तुम्हारे सांसद बोल रहे हैं, तुम्हारे क्या कहते हैं जो जिनको आपने टिकट दिया है वो लोग कह रहे हैं कि 400 हमको नहीं मिलेगा। अयोध्या वाले ही तो कह रहे हैं, लल्लू जी ने कहा, जनता ने लल्लू बना दिया उनको। ये वाला अच्छा था। तो उन्होंने कहा था कि संविधान बदलने कुछ बड़े निर्णय लेने हैं, आप ही कह रहे थे, तो ये फेक नैरेटिव कैसे हो गया, लोग भूल जाते हैं। खैर तो ये सारी चीजें ये लोग जो बात कर रहे थे तो उनसे पूछा गया था आपको क्या लगता है कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। तो अशोक श्रीवास्तव ने बहुत ही आराम से उन्होंने कहा था कि यूट्यूब का जो कंटेंट है उस पर किसी तरह का तो नियंत्रण होना चाहिए। तो इस तरीके की बातें सरकार के जो हिमायती लोग हैं या सरकार की जो के पॉकेट में जो लोग हैं वो लोग अगर इस तरीके की बातें करते हैं, फिर अचानक से ऐसा कुछ होता है, तो 2+2 करने में ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रह जाती है। पता चल जाता है कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या प्लानिंग चल रहा है। तो फिर उस समय में मैंने जो इनका अशोक श्रीवास्तव जी का वीडियो था उसमें हम मेरा एक दोस्त है मेघनाथ, हम लोग रिएक्ट करते हैं इस तरीके की वीडियोस वगैरह पे। तो मैंने पूछा था कि अच्छा डिसाइड कौन करेगा, हु इज गोइंग टू डिसाइड कि जो कंटेंट है वो सही है या गलत है। तो हम दोनों के मुंह से साथ में ही निकला था कि यही डिसाइड करेंगे। तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि कोई अगर कमेटी वगैरह बनती है इस तरीके की कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी टाइप से अगर कुछ बनता है CEC, तो उसमें भी यही प्रखर श्रीवास्तव और अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कौन सा नैरेटिव सही है कौन सा ठीक बात है। लेकिन ये आप ये मानती हैं कि भारत के लिए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए, जो भारत का लोकतंत्र का स्वरूप है उसके लिए इससे खतरनाक बात कोई दूसरी हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकती, कोई नहीं हो सकती इससे खतरनाक बात, क्योंकि मीडिया की जो हालत थी ना जिसकी वजह से आपके जैसे लोगों को, आपका तो चलिए बड़ा चैनल है या फिर मैं तो सिंगल सिटीजन हूँ ना, मेरे जैसे लोगों को भी इतना गुस्सा आया कि भैया कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। आप एक इतने धड़ल्ले से और इतनी बेबाकी से झूठ फैलाए जा रहे हो, नफरत बोए जा रहे हो। आपने देखा ही होगा वो देयर आर प्रोग्राम्स ना जो तबलीगी जमात के साथ हुआ था जब कोविड चल रहा था, तबलीगी जमात के साथ इनफैक्ट जो NBDSA फाइन भी लगाया था अमन चोपड़ा के प्रोग्राम के अगेंस्ट, उनको फाइन भी लगा। 25-25 हजार का फाइन होता है इन लोगों का, दिन का कुछ नहीं होता उनका, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये लोग इस तरह की डिविजन ये बनाते, इतने भड़काऊ इनके प्रोग्राम्स होते हैं। अरे अंबानी के चैनल के थंबनेल देखिए कि देख के आपको लगेगा कि मतलब हिंदू मुसलमान का दंगा ना हो जाए, क्या ना हो जाए, मतलब कैसे आप इस देश के नागरिकों के बारे में बोल रहे हैं, वो इक्वल नागरिक हैं आपके, उनके सिमिलर एग्जैक्टली सेम राइट्स हैं जितने आपके राइट्स हैं, उनके बारे में आप इस तरीके की चीजें बोल रहे हो। तो जब हम लोग जैसे लोग इसीलिए बाहर आए ना कि कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, आपने एक तरीके का नैरेटिव चला रखा है। आप कोई भी टीवी चैनल इस वक्त खोल लीजिए, एक ही तरीके का नैरेटिव है, एक ही तरीके के न्यूज़ चला रहे हैं, हिंदू बनाम मुसलमान चल रहा था। तो बल्कि ये जिन यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं वो सारे के सारे चला रहे थे कि भारत में हिंदू मुसलमान भाई जब तक नहीं है, ये भाईचारा नहीं है, इन सारे यूट्यूबर्स ने ये चला रखा है। उन लोगों ने चला रखा तो नहीं, नफरत की दीवार और मुसलमान बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, तो पता चल जाएगा देश को कौन तोड़ना चाह रहा है। फेक किसका नेगेटिव है। एग्जैक्टली, मतलब टुकड़े टुकड़े गैंग ओरिजिनली कौन सा है वो टुकड़े टुकड़े गैंग? आप एक्चुअली में जो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो एक्चुअली में डिवाइड करना चाहते हैं देश को, जो एक खतरा, एक 80% जनता के लिए आप एक खतरा बना के रखे हो। इतनी घटिया इन लोगों की मानसिकता रही है। आपने बीच में मुझे लगा होगा एक पॉपुलेशन के बारे में आया था कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, या पॉपुलेशन इनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई, मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। वो इतना इनकरेक्ट डेटा को
क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक रिसर्चर भी हूँ, स्टैटिस्टिक्स हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ाते हैं और किस तरह से डेटा का रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी होता है, ट्रूथफुल होना चाहिए, वो भी दिखाया जाता है। तो उसमें आप एक तरफ आपने एक पॉपुलेशन को दिखाया कि डिक्रीज हो गई है, विच इज़ इम्पॉसिबल। हिंदुओं की पॉपुलेशन डिक्रीज नहीं हुई है। जो ग्रोथ है वो एक नेचुरल, जो CFR, जो फर्टिलिटी रेट जिसको बोलते हैं, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, TFR सबका घटा था, उसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट यानी एक महिला कितने बच्चों को पैदा कर रही है अपने पूरे जीवन काल में, उसका फर्टिलिटी रेट घटने का सबसे ज्यादा अमाउंट मुस्लिम पॉपुलेशन में थे, कि मुस्लिम पॉपुलेशन में सबसे फास्टेस्ट फर्टिलिटी रेट घटा है, यानी एक महिला कितने बच्चों को पैदा कर रही है वो घटा है। और वो चीज आपने नहीं दिखाई, आपने कंप्लीटली टोटली एक स्क्यूड सा एक डेटा आपने प्रेजेंट किया कि कितने टाइम 4 गुना इन लोगों की पॉपुलेशन बढ़ गई, जबकि अगर आप वही सेम डेटा, सेम मेथोडोलॉजी अगर आप दूसरे धर्मों के साथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बुद्धिस्ट 1500% बढ़े, तो आपने वो तो नहीं दिखाया। आपने इधर दिखा दिया कि 400% बढ़ गया या 4 गुना हो गया, आपने इधर नहीं दिखा कि 15 गुना बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बढ़ गई है। व्हाई डिड यू नॉट शो इट? सो क्या बुद्धिस्ट पॉपुलेशन से भी हिंदू पॉपुलेशन को खतरा है, क्योंकि वो तो 15 गुना बढ़ी है। सो इस तरीके का डेटा फजिंग करते हैं, इतना झूठ, इतना एक खौफ का माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं ये लोग। और इसीलिए इनके ऑपोजिशन में क्योंकि लोग भी भूखे थे ना, लोगों को भी सच की बाकी कहीं तो सच है, कहीं तो सच है। वो सुधीर चौधरी, अंजना कश्यप रूप का लाकर टीवी चैनल देख के वो बोर हो गए थे, बंद कर दिया, तो लगा कहीं तो सच है। इतना नफरत झेले यार कि खाने के साथ, दाल रोटी के साथ नफरत परोसी जा रही है, वो हम खा रहे हैं, तो वो भी परेशान हो गए थे। इसी वजह से पीपल लाइक अस, पीपल लाइक यू, पीपल, आप तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन जैसे रवीश भी जब उन्होंने NDTV छोड़ा था, विद इन 2 months उनके 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। क्यों? क्योंकि एक सच जनता देखना चाहती है सच। और ये बच नहीं रहा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, इस बिल के खिलाफ क्या जनता को भी खड़ा होना चाहिए? बिल्कुल 100% खड़ा होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिलहाल हमारे पास बिल का एग्जैक्ट ड्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन जितना भी हमको पता चला है, जितना भी हमारे फर्स्ट ड्राफ्ट के भी, कोई ऑब्वियसली फर्स्ट ड्राफ्ट का पूरा चेंज तो नहीं करेंगे, थोड़ा रिविजन ही कर रहे हैं, तो जितनी भी हमको चीजें पता चली उसमें ये है कि टेक्स्ट को भी इंक्लूड किया गया है। अब टेक्स्ट भी इंक्लूडेड है। अगर आप टेक्स्ट भी रेगुलरली लिख रहे हैं, जैसे आपने, या टेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिख रहे हैं या कहीं ई-पेपर में या फिर ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं, अगर आप ट्वीट भी कर रहे हैं वो भी टेक्स्ट में गिना जाएगा। अगर आप ट्वीट करें, आपका ट्वीट रीट्वीट हुआ है, एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आप लोगों ने आपके ट्वीट को देखा है, तो आप भी ब्रॉडकास्टर माने जाएंगे। और अगर आप भी ब्रॉडकास्टर माने जाएंगे तो पेनल्टी आप पे भी लागू हो सकती है। तो मान लीजिए आप किसी दिन आप बहुत परेशान हुए, खिंच गए आप सरकार से, और आपने लिख दिया कि यार भैया 250 रुपए किलो दाल नहीं दी जाती मेरी, अब हो गया, मतलब नहीं कर सकता मैं, और वो चीज़ रिट्वीट हो गई, तो वो उसके अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन कर दे कि ये भैया इसकी सरकार के खिलाफ बोल रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो इनवाइट द पेनल्टी, सेम पेनल्टी। सो एज अ व्यूअर आप व्यूअर नहीं रहे। हाँ, बस केवल आपको बस केवल ये कहना है कि हमारे साहब भगवान विष्णु का अवतार है, सिर्फ इतना कहते कोई गलत नहीं कर सकते, कुछ गलती नहीं हो सकती उनसे, सब कुछ सही करते हैं वो, सब कुछ वही सही करते हैं। हमारी ही गलती है, हमारी गलती है, बेवकूफ है कि हमको आज पहचान नहीं पाए, आज तक हम पहचान नहीं पाए। हम ही बेवकूफ है कि हम ही इतने कमजोर है कि हम लोग पैसा नहीं कमा पा रहे कि 250 रुपए किलो की दाल खरीद सके। बहुत बहुत शुक्रिया मेडुसा जी, आप आए, टाइम दिया। तो देखा आपने, ये थी डॉक्टर मेडुसा, एक बहादुर लड़की जो अपने संघर्ष को, अपने जीवन के संघर्षों को किस तरह लड़कर एक मुकाम हासिल कर सकती है और तमाम लोगों को जवाब दे सकती है। मुझे सबसे अच्छी बात लगी कि बहुत कम होगा कि हाथ पे बेखौफ आज़ादी कोई लड़की गुदवा सके। ये शायद JNU से कहीं ना कहीं आता है, जिसके लिए ये जो टुकड़े टुकड़े आज़ादी की बात करते हैं, आज़ादी लड़कियों को इसी संदर्भ में चाहिए, इसी समाज से चाहिए, और डॉक्टर मेडुसा जैसे लोग इस समाज से आज़ादी लेना और छीनना जानते हैं। कैसी लगी आपको बातचीत, बताते रहिएगा। हर शनिवार को जरूर देखिएगा दूरदर्शन अब 4 PM पर भी। शुक्रिया, थैंक यू।